हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के स्टूडेंट लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। इसकी इकाई चौथी आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज यूनिट 4 इकाई 4 जिसका नाम ही है, भाई यहाँ पर आप देखोगे समाजीकरण का संदर्भ। जी हाँ, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे समाजीकरण क्या होता है, बच्चे का समाजीकरण कैसे हो सकता है, उसके समाजीकरण में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा किसकी रूपरेखा यानी इसका ब्लूप्रिंट, यानी एक इकाई पे कितने अंक मिलेंगे, पढ़ने से अंक कितने आवंटित है, साथ ही साथ कौन कौन से प्रश्न कितने अंकों के आते हैं, वस्तुनिष्ठ कितने आते हैं, एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू जो पिछले डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ आने वाले डीएलएड की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको डीएलएड के संपूर्ण कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई 4 जिसका नाम है सामाजिकरण संदर्भ। तो इस इकाई 4 जिसका नाम है सामाजिकरण का संदर्भ, इस पर कुल अंक आवंटित है 15। जी हाँ, टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 15। जी हाँ, 15 मार्क्स मिलेंगे इस पूरी एक इकाई को पढ़कर, यानी इस पर अंक आवंटित है टोटल 15। इसमें अगर हम देखें तो 2 मार्क्स के वस्तुनिष्ठ आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज 2 मार्क्स के 2 प्रश्न, फिर 2 अंकों का एक प्रश्न आता है। ठीक है, 3 लघु उत्तर, 3 अंक के 2 प्रश्न आते हैं और 5 अंक का भी एक प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से 5 का 1, 3 के 2, 5 का 1 यानी 5 नंबर, 3 के 2 यानी 6, 6 5 11, और 2 मार्क्स का 1, 11 और 2 13, 13 और 2 यहाँ पर एमसीक्यू यानी कि 15। यानी टोटल इस एक इकाई को पढ़ लोगे तो 15 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। यानी इस एक वीडियो से डीएलएड की इस परीक्षा में आपको बाल्यावस्था बाल विकास में एक ही को पढ़ो 15 अंक हासिल हो सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस समाजीकरण संदर्भ के इस विषय की और सीधे आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप डीएलएड के छात्र हो और आप डीएलएड की तैयारी के लिए परेशान हो, पास कैसे होंगे, परीक्षा कैसे होगी, कहाँ से पढ़ना होगा, नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज क्या होंगे, तो ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर साल की भांति सबसे ज्यादा हमारा जो कोर्स चलता है यहाँ पर एमपीडीएलएड का मध्य प्रदेश का। जी हाँ, ये संपूर्ण कोर्स, टोटल कोर्स जो हमारा संपूर्ण कोर्स परीक्षा 2026 को पूरा ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स बना हुआ है, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आपको इसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ मिलेगा। और 100% भाई यहाँ पर आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। यानी इस एक कोर्स के बाद आपको कहीं मार्केट में अलग से पैसे खर्च करने, भटकने, 10 प्रकार के मटेरियल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यूज और पहले आए प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशंस, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स और टाइप वाले नोट्स, सब कुछ मिल जाता है इस संपूर्ण एक कोर्स में। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कोर्स। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप को वहां से डाउनलोड करना है और डायरेक्ट कोर्स परचेस करना है बिना किसी कूपन कोड के, क्योंकि इस वक्त वहां पर 33% का ऑफ चल रहा है। जी हाँ, बिना कूपन कोड के खरीदने पर 33% छूट है। कूपन कोड डालने से कोई छूट नहीं मिलेगा फिलहाल, क्योंकि अभी कोर्स की शुरुआत है, इसे 33% छूट के साथ मिल जाएगा। तो कोर्स परचेस कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और शुरू कर देते हैं हमारा पहला यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल में से एक। सवाल ही है, समाजीकरण क्या है? जी हाँ, सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, समाजीकरण किसे कहते हैं। इन सबको देखिए बिना इन सब थ्योरी पर, ऑफिशियल भाषा पर आते हुए डायरेक्टली मैं बोलूं, समाजीकरण का मतलब होता है अंग्रेजी में सोशलाइजेशन। ठीक है, अब सोशलाइजेशन क्या है? तो सोशलाइजेशन का मतलब ही है बच्चा जब समाज में रहने लायक सीखता है। देखो, कोई भी नवजात शिशु को आप सीधा समाज में नहीं छोड़ सकते। बड़ों से कैसे बात करते हैं, समाज में मिलकर कैसे रहते हैं, दूसरे का सहयोग कैसे करते हैं, कौन बुरा होता है, कैसे सावधान रहना होता है, यही सब सामाजिकरण है। यानी आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, दुनियादारी की समझ नहीं है या इसे दुनियादारी की समझ अब आ गई है। यानी इसका मतलब क्या है? सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? समाजीकरण। है ना? तो सोशलाइजेशन वही है। तो समाजीकरण का संबंध है किस चीज से? तो समाजीकरण का मतलब है, इसका संबंध है कि अंत क्रिया यानी मन की होने वाली वह प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया में जिसमें व्यक्ति, जिसमें जो भी व्यक्ति, जो भी बालक होगा, इसका समाजीकरण करना है, इसका समाजीकरण होना है, वो व्यक्ति जो है वो समूह के मानदंड यानी कि ग्रुप में रहना सीखे। ठीक है, समूह के मानदंड। अब समूह में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा अपनी चलाएंगे। समूह में रहने का मतलब ये नहीं है आप हमेशा दूसरों की मदद करते रह जाएंगे, आपकी कोई नहीं करेगा। समूह में मिलजुल के रहना होता है, टीम वर्क समझते हैं ना, बिल्कुल वैसा। ठीक है, मूल्य, मोरालिटी, विश्वास करना एक दूसरे पे, मनोवृत्ति, एक दूसरे का मन की दशा समझना, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाना, साथ ही साथ भाषागत विशेषताएं, ये सब अर्जित करता है। यानी बच्चा जब ग्रुप में रहेगा ना तो ये सीखेगा। अगर कोई बच्चा सिर्फ अपने परिवार में, फैमिली में है, घर से बाहर भी नहीं निकलता, तो याद रख लीजिए वो बच्चा सब कुछ नहीं सीख सकता, उस बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सोशलाइजेशन करने के लिए
यानी कि उसका समाजीकरण करने के लिए उस बच्चे का बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, जिसमें से बच्चा क्या क्या सीखेगा, एक दूसरे पर विश्वास करना, समूह की भावना, यानी ग्रुप वाली फीलिंग, एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, भरोसा करना, ये सब चीजें सीख जाता है बच्चा समूह में रहने से। इसी को ही समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब आपको समाजीकरण सोशलाइजेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, तो प्रश्न क्रमांक हमारा ये दूसरा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर सवाल है खेल। आप बोलेंगे सर समाजीकरण में खेल कहां से, क्या भाई साहब, खेल कैसी गतिविधि होती है बताइए। खेल तो समूह वाली गतिविधि होती है, यानी ऐसा खेल जिसको ग्रुप में खेला जाता है, ठीक है। अब वीडियो गेम की बात अलग है कि अकेले बैठ के कमरे मोबाइल में खेल रहे हैं, हम उस खेल की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। जब ये सिलेबस बनाया गया, जब ये चीजें चल रही थी, तब इस तरह के खेलों का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, और था भी तो उसको जीवन का एक अहम हिस्सा नहीं माना जाता, याद रखिएगा। वीडियो गेम से कोई बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं होता, होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन हम अगर बच्चों की अगर पूरा संपूर्ण विकास, समग्र विकास की बात करें, तो बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के संपूर्ण ओवरऑल डेवलपमेंट में खेल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। खेल कौन सा, बाहर जो मिलकर खेलते हैं ना ग्राउंड पर, आउटडोर गेम्स की बात हो रही है। तो इस खेल की परिभाषा के लिए, खेल कहते किसे हैं, तो भाई ये हरलॉक जी के अनुसार यहाँ परिभाषा दी गई है। पहले तो ये सब छोड़ के बता दूं, खेल क्या होता है। खेल ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया है जिसको आप खेलते हो ताकि आपको मजा आए। अब कुछ लोग खेल में हारते हैं, कुछ लोग जीतते हैं, सिर्फ जीतने के लिए भी नहीं खेला जाता, सिर्फ हारने के लिए भी नहीं खेला जाता। हम बचपन में कितना भी परेशान होते थे जब क्रिकेट मैच हारते हैं कोई खेल, लेकिन खेलने में जो मजा आता था उसका एक अलग ही खुशी होता था, भले हारो जीतो, पर वो खेल अलग ही मजा रहता था। खेल भी कुछ ऐसा ही है ना। तो खेल वह क्रिया है, देखो हरलॉक जी ने क्या कहा खेल के बारे में, खेल वह क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है। खेल वह क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, हार जीत के लिए नहीं, ठीक है। परंतु इसके अंतर्गत परिणाम पर विचार नहीं किया जाता है। हार गए जीत गए उसी को लेकर बैठे, हार रहे खेलना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। या जीत रहे तो फिर खेलना बंद कर दिया कि हर बार जीत जाता हूँ क्या खेलना, ऐसा नहीं है। खेल के आप क्या कर रहे हो, आप आनंद प्राप्त कर रहे हो, फिर वो हार जीत, स्ट्रगल, है ना, भाग दौड़, वो सब 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 इसमें शामिल होता है, सब कुछ इसमें, यही तो जिंदगी है। कभी दुख कभी सुख, ये तो खेल है, कभी हार कभी जीत, है ना। पर सीखते बहुत कुछ है, हारना भी बहुत कुछ सीखता है, और जीतने वाला भी बहुत कुछ सीखता है ना। तो ये हो गया खेल की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा भाई, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि ऐसी वीडियो जब आती है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले सारी वीडियो आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आ जाए, कोई वीडियो आप मिस नहीं करें, एग्जाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जानकारी मिस ना करें, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि जॉर्ज मीड का समाजीकरण का सिद्धांत। जी हाँ, जॉर्ज मिड जो है एक मनोवैज्ञानिक, जी हाँ, यह एक मनोवैज्ञानिक रह चुके मतलब मनोवैज्ञानिक ही थे, यानी साइकोलॉजिस्ट ही थे, यानी ये मन वाले वैज्ञानिक थे, मानसिक वाले, है ना, तो उस प्रकार के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो व्यक्ति थे जॉर्ज मिट, इन्होंने सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत को क्या कहते थे, वो कहते थे आत्मा की चेतन या आत्मचेतन, ठीक है। इनका समाजीकरण सिद्धांत क्या था, आत्मचेतन। आत्म मतलब होता है सेल्फ, आत्मा का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल्फ, ठीक है। आत्मा या आत्मा का मतलब क्या है, सेल्फ, या इसको आप स्वयं बोल सकते हो, स्वयं क्या बोल सकते हो, स्वयं। और चेतन का मतलब होता है भाई, आप कह सकते हो अवेयरनेस, कॉन्सियसनेस, या जागृति, है ना, या जागृति कह सकते हो आप। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ जागरण, स्वयं का जागृति, स्वयं की आप कह सकते हो एहसास होना। व्यक्ति जो है, अब ये इनका क्या कहना था जॉर्ज मिड का, कि जो भी, अब ज्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ऐसे समझा रहा हूँ कि जॉर्ज मिड जो है, क्योंकि सारा डिटेल में नोट्स, सारा थ्योरी आपको हमारे कोर्स में मिल ही जाएगा, ठीक है। और कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, आप जानते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आत्मा की चेतन या आत्मचेतन होता क्या है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई बालक, वैसे हम बाल अवस्था में बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बच्चे को ध्यान में रखकर बताया जाता है। तो कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति जो है, वो समाजीकरण कब होता है उसका, जब वो आत्म यानी खुद को जानता है, खुद को जगा लेता है, खुद को पहचान जाता है कि मेरा इस समाज में स्थान क्या है। वैसे कहा जाए तो समाज में आपका स्थान क्या है, आपका जन्म किस लिए हुआ, आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपको क्या करना है, आपकी महत्वता क्या है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो समाज को, यही क्या है, आत्म जागृति, यानी यही क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, या आप बोल सकते हो, क्लियर है। तो एक बात जान लीजिए कि समाज में जो समाजीकरण होता है बच्चे का जो समाजीकरण, जो सोशलाइजेशन होता है, उसके लिए अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए। तो उसमें से जॉर्ज मीड का सिद्धांत है आत्मचेतन का, या फिर आत्मा का चेतन का। यानी हमें मन से बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, अपने अंदर से बहुत चीजें जगानी होती है। अब जैसे एज ए टीचर, मैं आपको कितना भी समझा दूं, कितना भी पढ़ा दूं,
अगर आपने खुद से नोट्स, सिलेबस, आपने प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज नहीं बनाए, प्रैक्टिस नहीं की और खुद से कई बार लिख कर नहीं देखा, क्या लगता है आपको आप कितना अच्छा पढ़ पाएंगे, कितना अच्छा स्टूडेंट बन पाएंगे, या कितना स्कोर कर पाएंगे डीएलएड में, है ना भाई। बाकी कोई भी यूट्यूब पर क्लेम करता रहे कोई टीचर कि हम पढ़ाएंगे बहुत नंबर मिल जाएगा, भाई सिर्फ मेरे पढ़ाने से नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो गाइड कर रहा हूँ अगर आपको घर पर प्रैक्टिस ना करूँ, यानी सेल्फ स्टडी ना करूँ, तो कैसे आप सीखोगे, अच्छे छात्र कैसे बनोगे, अच्छे छात्र अध्यापक कैसे बनोगे। तो इस बात को ध्यान लीजिएगा कि जॉर्ज मिट ने भी यही कहा कि आप चाहे बच्चे को कितना भी ज्ञान दे दो, जॉर्ज मिट ने क्या कहा, बच्चे को चाहे कितना सिखा दो, गाइडेंस दे दो, संस्कार दे दो, लेकिन वो तब तक उसका समाजीकरण नहीं होगा टोटल, जब तक वो बच्चा खुद को नहीं जान लेता, जब तक वो खुद से प्रयास नहीं करता। ठीक है, खुद से समाज में रहने के लिए स्ट्रगल नहीं करता, संघर्ष नहीं करता। यही क्या है, जॉर्ज मिट का सोशलाइजेशन का सिद्धांत है, समाजीकरण का सिद्धांत है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आत्मचिंतन मतलब क्या, आत्म मतलब सेल्फ, स्वयं, और चेतन मतलब जागृति, यानी कि अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस, यानी स्वयं को जानना, स्वयं को जागृत करना, स्वयं को पहचानना, है ना, यही क्या होगा, समाजीकरण होगा। इसी पर आधारित होता है समाजीकरण। किसने बोला ये, जॉर्ज मीट ने बोला, उनका समाजीकरण का सिद्धांत। वैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, पर हम उन्हीं की बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, दबंगता क्या है। ठीक है, दबंगता किसे कहते हैं, दबंग होना किसे कहते हैं। अब वैसे आप ये जान लीजिए दबंगता का मतलब क्या है, दबंग होने का मतलब क्या है, जो किसी से डरता नहीं। दबंग आपने सामने मूवी तो सुनी होगी, दबंग नाम तो आपने सामने सुन रखा होगा, दबंग आप जानते भी है क्या होता है। लेकिन अगर मूवी के नाम से सलमान खान के हिसाब से अगर हटाकर देखा जाए, दबंग सलमान खान जी अलग दबंग है, लेकिन अगर यहाँ बात करें दबंगता होती क्या है और दबंगता का एक्चुअल मीनिंग की बात करें, तो ऐसा व्यक्ति जो सबको डरा धमका के रखता है। ठीक है, जो दबंग होता है, दबंग का मतलब क्या, जो सबको डरा धमका कर रखे। ठीक है, वो दबंग होता है। और दबंग होना कोई अच्छी बात नहीं भाई, दबंग होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप सबको डरा कर रखोगे, ये क्या काम है, ये तो राक्षस अपराधी का काम होता है। सबको अपने साथ संभाल कर रखना, अपने साथ जोड़ कर रखना, प्यार मोहब्बत से रखना, ये सही व्यक्ति की निशानी होनी चाहिए ना। तो दबंगता सही चीज नहीं है, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दबंगता एक्चुअल में है क्या। तो जब दबंगता आती कैसे, क्या है, अक्सर अब पढ़ाना क्यों पढ़ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं स्कूल में क्लास में जब जाते हैं, तो वो अपने से छोटे, अपने से कमजोर या दूसरे बच्चों को साथ वाले को डरा धमका कर, है ना। आपने अक्सर कॉलेज में रैगिंग वैगिंग का भी सुना होगा, स्कूल में भी ऐसा होता है। वहां रैगिंग तो नहीं होती, पर वहां बच्चे एक दूसरे को डरा, एक दूसरे को तो नहीं, मतलब जो ताकतवर लोग होते हैं या अक्सर जो जो बच्चे थोड़ा टपोरी जैसे, छपरी जैसे होते हैं, वो दूसरे बच्चों को, जो थोड़े डरे सहमे, शांत स्वभाव के, इंट्रोवर्ट, सहमे कुचले बच्चे रहेंगे, थोड़े से कम बोलने वाले, उनको ना डरा धमका के रखते हैं, धौस जमा के रखते हैं उनके ऊपर। इसे ही दबंगता कहते हैं। ठीक है, तो दबंगता वह है जिसमें बड़ा व शक्तिशाली बालक छोटे व कमजोर बालकों पर धौंस जमाता है, बुली करता है ना। बुली शब्द तो आपने सुना ही सुना होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, यानी अब आप आज की भाषा में तो अपना ऑरा जमाने के लिए, है ना, अपना माहौल बनाने के लिए, सेट करने के लिए, अपना ऑरा बनाने के लिए, जब किसी को कोई डराता धमकाता है, अक्सर ये ताकतवर बड़ा व्यक्ति छोटे और कमजोर व्यक्ति को बरी करता है। ठीक है, अपना प्रभुत्व है, क्लास में अपनी धौंस जमाने के लिए, क्लास में अपना ही नाम चलाने के लिए, है ना, नाम चलाने के लिए जब वो कोशिश करता है, तो इसे बुलिंग कहते हैं, इसे दबंगता कहते हैं। ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरारत करने का व्यवहार शामिल होता है। यानी दबंगता मतलब क्या, किसी की किसी के पन्ने कॉपी में गोद दिया, पन्ने फाड़ लिए, इसकी बॉटल गिरा दी, है ना, उसकी चेयर सरका दी, बेंच सरका दिया, बेंच हिला दिया, कभी कभी मारपीट तक भी बात पहुंच जाती है, ऐसा भी होता है ना, कपड़े गंदे कर दिए, ये चीजें भी हो जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इसे दबंगता कहते हैं। दबंगता अब आसान भाषा में समझाओ तो दबंगता का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े बालक, ठीक है, छोटे बालकों पर, और शारीरिक रूप से मजबूत बालक कमजोर बालकों पर धौंस जमाता है, बुली करता है। अर्थात वो क्लास में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अपना माहौल, अपना ऑरा सेट करने के लिए, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए दूसरों को सताता है, शरारत करता है, उन्हें परेशान करता है। इसे हम बुलिंग या फिर दबंगता भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, बालक के समाजीकरण में खेलों की भूमिका क्या है। बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, बच्चे का जो समाजीकरण है, उसमें खेल का क्या महत्व है, यानी उसमें स्पोर्ट्स का क्या रोल है, यानी जो भी खेल होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, उसका क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, खेल जो है वो बच्चे के समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बच्चा घर में है तो माता पिता के साथ है, भाई बहन के साथ है। ठीक है, इससे बड़ा समूह की भावना नहीं सीख सकता। माता पिता और आसपास के लोग क्या करेंगे, उसका लाड प्यार करेंगे, छोटा बच्चा है तो सब लाड प्यार ही करेंगे, तो कोई उसका गुस्सा जल्दी नहीं करेगा, कोई उसको संघर्ष करने नहीं देगा,
वो इसको मुश्किल परिस्थिति में नहीं डालेगा, क्योंकि परिवार वाले सब प्रेम करते हैं भाई, एकदम लाडला व्यक्ति है। पर बाहर बाहर इस जालिम दुनिया से सामना होता है बच्चे का खेल में। अब बच्चा भले ही हार जाए, पर खेल में अब हारे तो कोई मदद नहीं करेगा। घर में आप पिताजी के साथ खेल रहा है छोटा बच्चा, तो पिताजी जानबूझ के हार जाते हैं बच्चा खुश हो जाए। क्या बाहर ग्राउंड में खेल में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को खुश करने के लिए कोई हार जाए? नहीं। वहां सब अपने लिए खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करके खेलते हैं, समूह में रहना सीखते हैं, है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बच्चा जो होता है वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखता है, लेकिन साथ ही साथ उसका सामना दुनिया की कड़वी सच्चाई से भी होता है। कुछ लोग खेल में मतलबी भी होते हैं, कुछ लोग खेल में सिर्फ अपना देखते हैं, समूह की भावना नहीं देखते, कुछ लोग खेल में बच्चों को परेशान भी करते हैं, है ना। आप दिन भर खेलते रह जाओ, छोटे बच्चे की बैटिंग ही नहीं आई, उसको कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो खेल जो है बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के व्यक्तित्व में, बच्चे के पर्सनालिटी में, उसके नेचर कैरेक्टर में, उसके व्यवहार में बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत अच्छा खासा परिवर्तन करता है। तो खेल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खेल बहुत बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि इसके बिना जो बालक है कुछ ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता, ज्यादा उसका समाजीकरण नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं खेल, अब कुछ पॉइंट्स बताने हैं मुझे, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि खेल बालक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, बच्चा खेल खेल में ही समाजीकरण के कई सारे तत्व सीखता है, जैसे समूह में रहना, सहयोग की भावना, एक दूसरे पर विश्वास करना, ये सब बच्चा खेल खेल में ही सीखता है। तो अतः खेल जो है बच्चे की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कभी ना हार मानने वाली प्रवृत्ति, है ना, हार जाने के बाद फिर से पुनः लड़ने की, जीतने की प्रवृत्ति, ये सब खेल से ही तो आता है। क्रिकेट मैच में एक मैच हार गए, दूसरा दूसरा खेलेंगे, दूसरा जीत के दिखाएंगे, एक बार आउट हो गए, अगली बार तो सिक्स मारेंगे। ये जो स्ट्रगल करने की भावना है ना, ये फिर जीवन में आ जाती है। एक बार फेल हो गए, एक जॉब चली गई, और जीवन में एक दुख आया, लड़कर खड़े होंगे और मजबूती से आएंगे। तो ये सब खेल से सीख जाता है बच्चा, है ना। खेल से बढ़िया कोई क्लासरूम नहीं है, खेल के मैदान से बढ़िया कोई क्लासरूम नहीं, ऐसा कहा भी जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है खेल का मैदान, ऐसा कहा भी जाता है। ठीक है, तो ये खेल का बच्चे के जीवन में क्या भूमिका है, ये क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाई बतलाइए कि परिवार की परिभाषा दीजिए और परिवार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। परिवार की परिभाषा यानी परिवार किसे कहेंगे, परिवार की परिभाषा दे दीजिए किसे कहते हैं, साथ ही साथ उसका कार्य क्या होता है, परिवार करता क्या एक्चुअल में, व्हाट डज फैमिली डू, है ना, फैमिली क्या करती है वो हम देखेंगे। तो पहले तो जान लीजिए, परिवार ऐसे नहीं बनता कि एक आदमी है, बैचलर है, शादी हुआ कुछ नहीं हुआ, अकेला रहता है, तो वो परिवार, ऐसे परिवार नहीं बनता। परिवार में कम से कम दो लोग का होना जरूरी है। जो एक व्यक्ति अकेला हो तो अनाथ जैसा हो गया ना, एकल हो गया ना। तो परिवार में दो लोग होना, कम से कम दो लोग का होना आवश्यक है। ठीक है, और उसमें भी एक पुरुष और एक स्त्री, एक विवाहित पुरुष विवाहित स्त्री दोनों रहेंगे। ठीक है, तो एक विवाहित पुरुष और महिला जब अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ठीक है, उनमें माता पिता भी हो सकते हैं और भी चीजें हो सकती हैं, तो संयुक्त परिवार, एकल परिवार, टाइप टाइप रहता है, सिंगल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, आपको पता ही होगा। तो परिवार की परिभाषा क्या है कि जब परिवार क्या होता है कि एक विवाहित पुरुष और महिला जो अपने बच्चों से मिलकर, है ना, एक संगठन, एक समूह बनाते हैं, तो इसे परिवार की परिभाषा दी जाती है, इसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। अब इस परिवार का कुछ काम होता है, फैमिली क्या करती है, ठीक है, फैमिली क्या करती है, ये उस बच्चे से पूछिए जो शहर से बाहर, अपने घर से बाहर रहकर, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा हो, जो अपने शहर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर कहीं पर जॉब कर रहा हो, हॉस्टल मेस का खाना खा रहा हो या खुद के दम पर खाना बना रहा हो, तो उस बच्चे से परिवार का महत्व समझ में आ जाएगा। तबीयत खराब होती है, परिवार की याद आती है, मूड ऑफ रहता है, परिवार की याद आता है ना। पूरी दुनिया हमें कैसे ट्रीट करती है, और हमारी माँ बाप कैसे हमको ट्रीट करते हैं, कैसे हमारा लाड प्यार करते हैं, गलती होने के बावजूद भी हमें प्यार से सहलाते हैं। और दुनिया तो गलती नहीं होगी तो भी चार बात सुना देती है, पर माँ बाप हमारे कोई गलती कर भी दे हम तो भी बड़े प्यार से समझा देते हैं। तो ध्यान रखिए। तो परिवार करता क्या, उसका कार्य देख लीजिए, परिवार के जो कार्य होते हैं, जो उसके क्या क्या काम होते हैं वो हम देख लेते हैं। परिवार के काम की अगर बात करनी है तो सबसे पहला, परिवार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फैमिली से हमें प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी मिलती है, परिवार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, इससे भावनात्मक जुड़ाव रहता है, परिवार से हम भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट रहता है हमारा, परिवार से भावनात्मक जुड़ाव हमारा रहता है हमेशा। फैमिली से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, कहीं से बहुत दुखी है तो फैमिली के पास जाके रो सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और भावनात्मक जो मजबूती बोलती मिलती है कि कोई तो है यार। अब उदाहरण के तौर पर मैं किसी दिन घर से निकला काम पर, कोचिंग गया, ऑफिस गया, वहां पर भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हर कोई मतलब ऐसा घटना हो कि पूरा मूड ऑफ हो गया, ऐसी चीजें हो रही है कि गलती हो जा रही है, कोई भी सुना के चला जा रहा है, या फिर ऐसा होता है कि किसी और की गलती की सजा हमको मिल रही है, या हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी गड़बड़ी हो जा रही है, या अपने से कुछ गलती हो जा रही है, मतलब बहुत सी चीजें होती है। लेकिन जब घर पर आते हैं, प्यार से मम्मी खाना पूछती है, घर पर आते हैं तो बड़े प्यार से हमें सारी चीजें, मतलब
भूल जाओ काम, है ना, वो इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सदस्य को शिक्षित करना, परिवार एक दूसरे को सिखाते हैं कि पापा मम्मी ऐसा नहीं करते, मम्मी पापा बचपन में हमको सिखाते बेटा ऐसा नहीं करते, हम एक दूसरे को शिक्षा देते हैं। पापा मम्मी बच्चे को बचपन में पढ़ना लिखना सिखाते हैं ना, बच्चा बोलना अभी नहीं स्टार्ट किया तब भी से बोलो बेटा पापा मम्मी ABCD 1 2 3 सिखाया जाता है। परिवार में शिक्षित करता है बेटा वहां नहीं जाना, बेटा ये नहीं करना, बेटा बड़ों की रिस्पेक्ट करो। ये सब क्या है, शिक्षा कहाँ से मिलती है, परिवार से। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, जब तक हम खुद कमाने नहीं लगते, हमारी सारी जरूरतें, हमारी सारी आर्थिक जरूरत, हमारे कपड़े, हमारे खाना, हमारी दवाइयाँ, हमारी सेहत, हमारी हर जरूरत को कौन पूरा करता है, परिवार, है ना। परिवार ही आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या, मनोरंजन के स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह करना, यानी एंटरटेनमेंट। भाई माँ बाप बच्चों के साथ खेलते हैं, घर में मन लगा रहता है परिवार के साथ, अकेला घर रहे, अब आप ही देखो ना, आप खुद सब जानते हो, हम घर से काम से बाहर से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, मम्मी कुछ काम नहीं, मम्मी से कोई लेना देना भी नहीं अभी, मम्मी से कुछ लेना है, बस मम्मी कहाँ है। घर में पापा मिले तो पापा से नहीं पूछे कि पापा क्या हो, क्या मम्मी कहाँ है। भले ही मम्मी से कोई काम नहीं करना आपको, पर हम यही पूछते हैं। घर में घुसते बराबर सबसे पहला मम्मी की शक्ल दिखाई दे, मम्मी की आवाज सुनाई दे, बस मम्मी कहाँ है। और किसी दिन गलती से ऐसा हुआ कि हम घर पहुंचे और माता श्री हमारी कहीं और गायब है, कहीं गई हुई है, और बिना बताए तो भैया पता नहीं, बिना बात के, बेचारी की कोई गलती भी नहीं है, कहाँ गई थी, बताया नहीं, फिर से आप थी, मैं आके ढूंढ रहा हूँ घर में, आप थी ही नहीं। मतलब उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी वो हक जताते हैं, वो नाराजगी गुस्सा नहीं है। तो मम्मी बहुत जरूरी है यार घर में, ठीक है। और पापा भी, मम्मी और पापा नहीं है, पापा कहाँ गए, भले कोई काम नहीं पापा से, लेकिन हम क्या पूछेंगे, पापा कहाँ गए, कहाँ है पापा, कब गए, कब आएंगे, क्यों गए। ये परिवार में होता है, ठीक है। और कई बार जब साथ रहते हैं तो पापा मम्मी की थोड़ी सी नोक झोंक हो रही है, तो फट से पापा के साइड हो जाओ। फिर लग रहा है कि पापा भारी पड़ रहे हैं, मम्मी की साइड हो जाओ, है ना। या जो मजबूत दिख रहा है उसके साइड हो जाओ, या जिससे अपने को काम निकलवाना है, मम्मी अच्छा अच्छा बना के खिलाती है, मम्मी के साइड हो जाओ। या कहीं बाहर जाने की परमिशन होना, पैसे होना, तो पापा की साइड हो जाओ फट से। तो ये होता है परिवार में, मजाक मस्ती चलते रहती है ना। जैसे हम भी अपने परिवार में ऐसा करते हैं, मैं, मेरा भाई, और जब पापा मम्मी बैठते हैं और मेरा भाई आ जाता है बाहर से, अभी तो IT सेक्टर में है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो जब वो आता है छुट्टियों में, वर्क फ्रॉम होम करता है छुट्टी लेके, तब हम लोग बड़ी मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे की, अच्छा माहौल हो जाता है घर में, घर घर लगने लगता है। तो परिवार मनोरंजन का भी साधन होता है। तो ये सब परिवार के कार्य है, और ये सब परिवार की परिभाषा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री उपयोग की जानी चाहिए। पहले तो अभी जान लो प्रतिभाशाली बालक होता कौन है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो प्रतिभाशाली बालक वो होता है जो अपनी उम्र के अनुसार अपने मानसिक रूप से बड़ा होता है। यानी एक 10 साल के बच्चे का दिमाग जितना काम करना चाहिए ना, उससे ज्यादा काम करने लगता है। यानी वो 12 साल के बच्चे को टक्कर दे रहा है 10 साल का, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है ना। तो ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करोगे ना, तो फ्रस्ट्रेटेड फील करें, क्या पढ़ा रहे हैं, 2+2 4 पढ़ा रहे हैं सर, अरे तू आता है, जबकि उस क्लास में सारे बच्चों को ये बड़ा भारी सवाल लग रहा होगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक को लगे अरे यार ये तो बड़ा आसान है सर, और थोड़ा टफ क्वेश्चन दो, है ना। ऐसा होता है। हम क्लास में नहीं, कभी कभी बचपन में होता था कि हमारे क्लास में कोई व्यक्ति होगा जो फट फट जवाब देता सबसे आगे, तट, सर ने बोला कि नहीं, क्वेश्चन अभी पूरा लिखा है कि नहीं, फट से सर, सब मैं मेरे को सब आता है, उसी आ रहा नहीं यार, हमको बड़ा गुस्सा आता होगा कि यार ये तो पहली बकबक कर रहे हैं, हम अभी क्वेश्चन भी नहीं लिख पाए, समझ भी नहीं पाए, और ये नालायक जवाब दे रहा है बैठ के, गुस्सा तो आती है ना, कि आगे आगे बोलता है। लेकिन वो प्रतिभाशाली बालक है, वो जानकारी को दिमाग में प्रोसेस कर ले रहा है प्रश्न लिखते बराबर, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको बनाई वैसा क्या, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है ना, उसका मानसिक विकास ही ऐसा है, तो उसका गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, पर भी आ ही जाता है। और आ जाता है तो थोड़ा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आना भी चाहिए गुस्सा। तो प्रतिभाशाली बालक जो है, उनके लिए अलग से स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, उनके लिए विशिष्ट कक्षाएं हो, है ना, उनके लिए अलग से विशिष्ट कक्षाओं की, टीचर अलग से टाइम दे, जो भी अध्यापक है, आप भी ध्यान रखिए जब आप टीचर बनेंगे तो प्रतिभाशाली बालक को अलग से टाइम देना, प्रतिभाशाली बालक को अलग से भाई सिखाना, टाइम देना, डाउट क्लियर करना, ठीक है। क्योंकि वो अपने शारीरिक आयु की अपेक्षा मानसिक आयु के आधार पर जो है प्रवेश उसे मिलना चाहिए। अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं, देखना भले उनकी उम्र कम है लेकिन दिमाग बहुत तेज है, तो वो उन बच्चों के साथ पढ़ रहा है जो उसकी उम्र से थोड़े बड़े हैं, ऐसा भी होता है। कई बच्चों को देखा है कि वो 9वीं में ही 10वीं की क्लास कर रहे हैं, 10वीं में भी 11वीं का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऐसा बहुत होता है आजकल, तो बहुत होता है जब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग आ गई है, तो 10वीं 9वीं से ही IIT JEE की कोचिंग, नीट की कोचिंग, UPSC कोचिंग चालू हो गई है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को हम समृद्ध बना सकते हैं, ऐसे बच्चे को हम बहुत टॉपर बना सकते हैं, ऐसे बच्चे को हम बहुत होशियार बना सकते हैं, बट हमें उस पर खास ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए विशिष्ट कक्षाएं लगानी पड़ेगी, है ना, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, उसके लिए उन सवालों को नहीं बनवाएंगे जो नॉर्मल बच्चे
बना, उसके लिए अलग से स्पेशल सवाल बनाने पड़ेंगे, कठिन थोड़े सवाल रखने पड़ेंगे, सवाल का स्तर थोड़ा उठाना पड़ेगा, तब जाके ऐसा बालक जो है बहुत अच्छा पढ़ पाता है और इसका बहुत अच्छा विकास होता है ना। क्योंकि एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बच्चा जो मंदबुद्धि बालक है उसके लिए भी पढ़ाई करवाएं, और जो क्लास में प्रतिभाशाली बालक है उसकी पढ़ाई करवाएं। क्योंकि हम एज अ टीचर क्लास में ये नहीं चुन सकते कि मेरी क्लास में सिर्फ प्रतिभाशाली बालक होंगे या मेरी क्लास में सिर्फ मंदबुद्धि बालक होंगे या औसत बालक होंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे क्लास में हर तरह के बालक आएंगे, और एज ए टीचर आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम ऐसी पढ़ाई करवाएं जो तीनों टाइप के बच्चों को समझ में आ जाए, तीनों बच्चों का अच्छा विकास हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा, अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल कि भाई कूले का समाजीकरण का सिद्धांत, कूले जी ने क्या बोला। ठीक है, जैसे अभी इसके पहले हमने जॉर्ज मीड का समाजीकरण का सिद्धांत देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कूले जी ने समाजीकरण का क्या सिद्धांत दिया है, इनके हिसाब से समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहला बात, सबसे पहला कि भाई ये जो सिद्धांत दिया है कूले जी ने, यह आत्मदर्पण का है। आत्मदर्पण स्वयं को देखना, स्वयं को जानना। ठीक है, यह सिद्धांत आत्मदर्पण का सिद्धांत है। इसे एचसी कूले जी ने 1902 में दिया था, 1902 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसको जो लिखा गया था, इस प्रिंसिपल, इस थ्योरी को जब दिया गया था, ये कौन से सन में, 1902 में। किसने दिया? कुले ने दिया। कौन सा सिद्धांत था? आत्मदर्पण का सिद्धांत। यहाँ पर कई सारे एमसीक्यू बनते, कई सारे डेटा यहाँ पर जानकारी है। ठीक है, और प्रश्न उत्तर लिखते समय जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा की तैयारी करते समय जानकारी का बहुत मायने है, मायने रखती डिटेल्स। कैसे? नंबर एक, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? फट से जवाब, एससी कुले ने दिया। आत्मदर्पण का सिद्धांत एससी कुले ने कब दिया? 1902 में दिया। या फिर एससी कुले ने अपना समाजीकरण सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1902 में। और कौन सा सिद्धांत था? तो आत्मदर्पण सिद्धांत, है ना। ये जानकारी काम आई ना, काम आती भाई। फिर इस सिद्धांत में था क्या? तो इस सिद्धांत के अंतर्गत, यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एससी कुले ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एससी एचसी कुले सेड दैट, उनके हिसाब से समाज एक दर्पण के समान होता है। यानी जो समाज है, ये जो पूरा हमारा सोसाइटी है, वो क्या है? एक दर्पण है, एक मिरर, एक आईना है। ठीक है, हम खुद को देख पाते हैं। जैसे समाज के लोग कैसे कैसे हैं, तो हम लोग भी कैसे कैसे होते हैं। समाज के लोग कई बार अपना फायदा होता है तो अच्छा बात करते हैं, नहीं फायदा हो तो बुरा तरीके से बात करते हैं। हम भी तो वही करते हैं, जिस व्यक्ति से हमारा फायदा होता है उससे बड़े अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब उससे हमारा फायदा नहीं होता हम उससे बेरुखी से व्यवहार करने लगते हैं। यही तो करते हैं ना समाज में। तो समाज दर्पण है हमारा, ठीक है, हमारा आईना है। फिर ये किसने कहा था? पुले जी ने कहा था। और क्या कहा उन्होंने? कि व्यक्ति अपने आप को वैसा ही बनाता है जैसा समाज में हो जाता है। तो जिस समाज में रहेगा, आप देखिए ना, जो बच्चे झोपड़पट्टी के इलाके में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उनको देखिए। जो बच्चे अमीरों के मोहल्ले में रहते हैं, अमीरों की बस्ती में रहते हैं, अंबानी वगैरह इस सोसाइटी जैसे अपार्टमेंट बड़े बड़े में रहेंगे। आपने शायद चिल्लर पार्टी मूवी देखी है क्या? आप सभी ने नहीं देखी? बताता हूँ, यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी, देख लेना। चिल्लर पार्टी बड़ी मस्त कहानी है, छोटे छोटे बच्चों की कहानी है, कॉमेडी आती है, अच्छा है, अच्छा सोशल मैसेज भी उसमें है। तो देखना चाहिए। मैं भी कभी यार काम करते हुए, नोट्स बनाते हुए ऑन कर देता हूँ, यूट्यूब पर लगा देता हूँ और डायलॉग सुनते रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा देखते रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। देखिएगा, उसमें उसमें दिखाया गया ऐसा ही। तो जिस बालक की, जिस व्यक्ति की जिस समाज में परवरिश होगी, वो उसी तरह का बच जाएगा। जो बच्चे स्लम एरिया में, टपोरी वाले इलाके में रहते हैं, तो टपोरी भाषा बोलेंगे, कचरा बीनेंगे, वैसे उनकी हरकतें होंगी, नशा करेंगे, है ना, मजदूरी करेंगे, क्योंकि मजबूरी है उनकी, माहौल वैसा है। जो बच्चे अमीरों के मोहल्ले में रहते हैं, अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, उस तरह से उनका बोलने का लहजा, एक्सेंट देखना, एक्सेंट कैसा रहता है उनका, है ना। और देखोगे आप, तो जो बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं, माता पिता को संघर्ष कर से देखते हैं, उन बच्चों को देखना। तो जिन बच्चों को माँ बाप ने सब कुछ दिया, अमीर घर से बिलोंग करते हैं, उनका देखना। जो खेती बाड़ी से आया उनका देखना। तो बच्चा जिस माहौल में, जिस समाज में रहता है, वैसा बन जाता है। यही एफसी कुलरिजी ने कहा। ठीक है, जैसे कि आप देखो, जिस प्रकार एक पुरुष अथवा महिला आईने में देखकर सस्ती संवरती है, आईने में हम देखते हैं तो अपने आप को सस्ते संवरते हैं, कि बाल बिगड़े तो सुधार लो, इधर थोड़ा निशान दाग है तो महिलाएं उसको फाउंडेशन से छुपा लो, होता है ना ऐसा। भाई ये पर्सनली मत लेना मेकअप का, ऐसे जस्ट जोक के लिए मैं बोल रहा था। ठीक है, तो जिस प्रकार एक पुरुष अथवा महिला आईने में देखकर सस्ती संवरती है और अपने को बार बार निहारती है, महिला पुरुष दोनों करते हैं ऐसा। ठीक है, दोनों मेकअप करते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों अपने को ज्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि वो ठीक उसी प्रकार से तैयार हो पाए हैं या नहीं। मतलब जैसा मैं आईने में दिख रहा हूँ वैसा हूँ कि नहीं, या मैंने जैसा सोचा था मैं वैसा तैयार हो पा रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल समाज वही है। समाज एक आईना होता है, जो हमारा एक प्रतिबिंब होता है, हमारी परछाई होती है। ठीक है, और कहने का तात्पर्य यह है कि वह जिस समाज में जी रहा है उसी के अनुरूप अपने को तैयार करना चाहता है, कर पाया है कि नहीं कर पाया, हम सोसाइटी के लायक हुए ही कि नहीं। ठीक है ना, माता पिता भी तो देखते बेटा, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, सब लोग वैसा कर रहे हैं। जैसे ठंडी का एग्जाम्पल ले लो, ठंडी में क्या होता है, जब तक कोई दूसरा स्वेटर पहनने के लिए नहीं निकाल लेता, हम भी नहीं निकालते। हमको भी शर्म लगती है यार, कोई नहीं पहन रहा, मम्मी यार मैं कैसे पहन लूंगा यार।
फिर कोई पहले हाँ हाँ आप तो पहन सकते हैं, सब पहन सकते हो, होता है ना ऐसा, सब लोग ऐसा कर रहे हैं हम भी वैसा करते हैं, तो समाज को हम अपना दर्पण अपना आईना प्रतिबिंब मान लेते हैं। और क्या, इसमें समाज एक दर्पण होता है जिससे व्यक्ति देखकर सीखता है, इसी को फूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा। तो समाज एक दर्पण की तरह है जिसमें देखकर व्यक्ति सीखता है, इसे ही कूले जी ने क्या कहा है, आत्मदर्पण का सिद्धांत 1902 में दिया, ऐसी कूले ने जी दिया। और कौन सा सिद्धांत है ये, समाजीकरण का सिद्धांत है जिसे आत्मदर्पण का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ओके। समझ में आ गया थम्स अप जरूर दे देना, कमेंट करना भाई कैसा लगा वीडियो लेक्चर। और बताना ही चाहूंगा कि इस तरह के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हर इकाई का, हर सब्जेक्ट का डिटेल में नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट, टाइप नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, सभी इकाइयों के एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड मैराथन लेक्चर, ये सब देखना है तो सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिए, प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, जो भी आप देख रहे हो, और वहां से आपको सीधा कोर्स परचेज करना, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, और आपकी परीक्षा की 100% तैयारी इसी चैनल से हो जाए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां हम एमपी टेट, सी टेट यानी कि सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाते हैं, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उस दूसरे चैनल की वीडियो में लिंक मिल जाएगी, वहां पे हम एमपी टेट और सी टेट की भी तैयारी कराएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपके अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।